Hello everyone, this is Himanshu Sharma and the topic that we're going to cover today is what is bond laddering और FD laddering। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एंड इसकी यूज़फुलनेस समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सो लेट्स सपोज आपके पास 5 लाख रुपीज़ हैं एंड यू आर श्योर दैट यू आर नॉट गोना यूज़ इट फॉर नेक्स्ट 5 years। सो यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इट इन एन FD। 5 साल की FD आप करा लेते हैं, जिस पे आपको ऑब्वियसली जनरली ऐसा देखा गया है कि जितना ज़्यादा टेन्योर होता है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आपने 5 साल के लिए FD करा ली एंड आपको लेट्स सपोज 6% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर। अब ये सुनने में तो बहुत जनरल लगा कि हाँ ऐसा अक्सर लोग करते हैं कि 5 साल के लिए FD में इन्वेस्ट कर दिया एंड जब 5 साल होंगे तो हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर काम में आया पैसा तो काम में ले लेंगे, नहीं तो वापस से इन्वेस्ट कर देंगे। बट इसमें आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है इंटरेस्ट का एंड काफ़ी रिस्क भी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब इसमें क्या कमियां हैं एंड उसको कैसे सुधारा जा सकता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं। मान लीजिए आपने आज अगर FD में इन्वेस्ट करा और आज के 6 महीने या 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट 6% से बढ़ के 7% हो जाती है, तो यहाँ पे आपको नुकसान हो गया एक तरीके से। क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए FD बुक करते अभी लगातार 5 साल के लिए इन्वेस्ट ना करके 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते एंड फिर नई इंटरेस्ट रेट मतलब 7% पे आप उसको इन्वेस्ट करते तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता। बट क्योंकि आपने ये 5 साल के लिए लगातार इन्वेस्ट कर दिया है अमाउंट, तो अब आपको 6% पर एनम ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगले 5 साल तक। तो ये जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंक्रीज़ हुआ, जो कि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हो गया 1 साल बाद, उसका बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे। अब हम लेते हैं केस 2। तो मान लीजिए अगर आपने 5 साल के लिए FD में इन्वेस्ट करा था या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करा था एंड अब 4 साल हो चुके हैं या 4.5 years हो चुके हैं। अब 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट रेट 6% से घट के 5% या 4.5% हो जाती है एंड आपका FD जो है वो मैच्योर हो जाता है। तो अब इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मिलाकर आपके पास 6.5-7 लाख जितने भी रुपए हुए वो सारा का सारा आपके पास स्पेयर फंड पड़ा है एंड अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, तो आप या तो कम इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट करिए या फिर आप वेट करते रह जाएंगे कब इंटरेस्ट रेट बढ़े एंड कब मैं FD में और इन्वेस्ट करूं। अब हम लेते हैं केस 3। मान लीजिए आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट आज करा या FD में आज इन्वेस्ट करा 5 साल के लिए एंड 6 महीने बाद ही आपको 1 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है। अब 1 लाख रुपए के लिए आपको पूरी की पूरी 5 लाख की FD तुड़वानी पड़ेगी, मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर ही। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगी क्योंकि आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करा, बैंक के पास 6 महीने के लिए वो FD रही, तो 6 महीने पे जो बैंक रेट देता है वो वाली रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। अलॉन्ग विद दैट आप पे पेनल्टी लगेगी 1% या आधा % जो भी आपका बैंक है और जितना भी टेन्योर एंड अमाउंट था उस हिसाब से। तो इन तीनों ही केसेस में जैसा कि आपको लग गया होगा कि आपको काफ़ी लॉस उठाना पड़ सकता है अगर ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है। तो मतलब आपको इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का लॉस उठाना पड़ सकता है और आपको अगर लिक्विडिटी चाहिए किसी कारण से, मतलब कोई इमरजेंसी आ गई आपको फंड्स चाहिए, तो उस वजह से भी आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसी वजह से ये कंसेप्ट आया है बॉन्ड लैडरिंग का या FD लैडरिंग का, जिसमें हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो काफ़ी रिस्क से बचा जा सकता है एंड आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं अपने FD या फिर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का। तो अब इसी कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम सेम एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो जैसे कि आपके पास 5 लाख रुपए थे, तो आप उसकी केवल एक FD 5 साल के लिए ना बनाकर आप उसको 5 अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए, तो आपके पास 5 FDयाँ हो जाएंगी 1-1 लाख रुपए की। अब इन 5 FDयों की मैच्योरिटीज़ अलग अलग होनी चाहिए एंड सेम इंटरवल उनके बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली FD बनाई 1 साल की मैच्योरिटी वाली, दूसरी FD आपने बनाई 2 साल की मैच्योरिटी वाली, तीसरी बनाई 3 साल की, चौथी बनाई 4 साल की एंड 5वीं FD आपकी 5 साल की मैच्योरिटी वाली होगी। अब इस केस में क्या होगा, 1 साल बाद आपकी पहली FD मैच्योर हो जाएगी, उसका अमाउंट आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड आप उसको वापस से री इन्वेस्ट कर दीजिए 5 साल के लिए। और जो बाकी 4 FDयाँ आपकी पहले से इन्वेस्टेड थी उसमें से 1-1 साल कम हो जाएगा क्योंकि आपको 1 साल हो चुका है इन्वेस्ट करे हुए। तो सिमिलरली आपकी जो सेकंड FD थी वो अब आपको केवल 1 साल और होल्ड करके रखनी है, तब उसका मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा। तीसरी वाली FD को केवल 2 साल ही होल्ड करके रखना है
ऐसे ही सिमिलरली आपने जो नई एफडी बनाई है उसको 5 साल के लिए होल्ड करके रखना है। तो आप सेम पोजीशन पे आ गए जहां पे आपके पास अब वापस से 1 साल बाद 5 एफडियां हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स की मैच्योरिटी के साथ। तो ये एक लूप बन गया है, इससे आप हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे, आपका रेगुलर इंटरेस्ट इनकम आते रहेगी एंड हर साल आपके पास मैच्योरिटी अमाउंट आता रहेगा। तो आप उस वक्त डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को ये री इन्वेस्ट करना है या फिर मेरे इमरजेंसी या कोई भी आपको खर्चा करना हो उस वक्त यूज़ में लेना है। तो इस टेक्निक को अगर हम यूज़ करते हैं तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाती है 1 साल बाद, तो 1 साल वाली जो आपकी एफडी मैच्योर हो रही है वो मैच्योर होती है आप वापस इन्वेस्ट कर देंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि 5 साल बाद वापस मैच्योर होगी एंड आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। एंड अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाती है तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको वापस से एफडी में इन्वेस्ट करना है या फिर इस 1 लाख के अमाउंट को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से आपके पास ये पावर होगी कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। और इन केस अगर आपको बीच में फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होती है तो सिंस हर 1 साल में कोई ना कोई एफडी मैच्योर होगी तो आप उसमें से वो अमाउंट यूज़ में ले सकते हैं एंड आपको पेनल्टी और जो कम इंटरेस्ट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। इस केस में आपको पूरा का पूरा मैच्योर होने के बाद आप वो अमाउंट यूज़ में ले सकते हैं खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं एंड आपके रिटर्न पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि आप मैच्योर होने के बाद उस अमाउंट को यूज़ में ले रहे हैं, आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको अपना रिस्क और ज़्यादा मिनिमाइज़ करना है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हाई अमाउंट है 25 लाख रुपीज़, तो आप 5 लाख की 5 एफडियाँ बना दीजिए अलग अलग मैच्योरिटी वाली एंड वो अलग अलग बैंक में आप बनाइए। जैसे कि बैंक ए में आपने एक एफडी बना दी, बैंक बी में आपने सेकंड एफडी बना दी, इसी तरीके से 5 अलग अलग बैंक में आपने 5-5 लाख की एफडी बना दी। तो इन केस अगर कोई बैंक बैंकरप्ट भी हो जाता है तो DICGC 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। मतलब 5 लाख तक का अगर आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है किसी भी बैंक में और वो बैंक बैंकरप्ट भी हो जाता है तो भी आपकी 5 लाख की सिक्योरिटी है कि आपको 5 लाख अमाउंट वापस से आपका मिल जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो भी बनता है। तो आपके अगर 4,90,000 किसी बैंक में इन्वेस्टेड हैं एंड उस पर इंटरेस्ट बनता है 20,000 का मान लीजिए, तो 5,10,000 में से 5 लाख अमाउंट आपको मिल जाएगा वापस से। यही सेम कंसेप्ट बॉन्ड के केस में बॉन्ड लैडरिंग कहा जाता है। उस केस में हम बॉन्ड की लैडर्स बनाते हैं ऐसे। तो उस केस में जैसे कि मान लीजिए आपका कूपन रेट 5% है एंड मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ के 7% हो जाती है एंड उस केस में आप चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से इसको बेच के निकलूँ बॉन्ड को एंड नया वाला बॉन्ड लूँ जिसमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बट उस केस में आप जब बॉन्ड बेचने जाएंगे अपना वाला तो उसका मार्केट प्राइस कम हो चुका होगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है उससे बॉन्ड की प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड होती है एंड बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज हो जाती है क्योंकि लेस पीपल आर विलिंग टू बाय दैट बॉन्ड, बिकॉज बाकी बॉन्ड ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस करंट बॉन्ड को जो कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे रहा है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इस वजह से इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी और इसी वजह से आप जब उस बॉन्ड को बेचना चाहेंगे तो आपको काफ़ी कम अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप बॉन्ड लैडरिंग का कॉन्सेप्ट लगा के अलग अलग बॉन्ड्स में अलग अलग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएगा एंड रिटर्न मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की एफडी लैडर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं मैंने जैसा एग्जांपल दिया है आप उसी तरीके से करें। जैसे कि मैंने एग्जांपल में 1 साल का गैप रखा था हर एफडी में। हो सकता है आपको मैच्योरिटी की जल्दी ज़रूरत पड़े एंड आप ज़्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं खुद के पास, तो आप 6-6 महीने के गैप में भी एफडी बना सकते हैं। जैसे पहली एफडी 6 महीने में, दूसरी एफडी 1 साल में मैच्योर हो, तीसरी एफडी 1.5 साल में मैच्योर हो। ऐसे 6-6 महीने के गैप में भी आप एफडियाँ बना सकते हैं। और जैसे कि मेरी हाईएस्ट एफडी 5 साल के पीरियड वाली थी, तो आप हाईएस्ट एफडी अपने 10 साल के पीरियड वाली भी ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक कि हर एफडी में सेम अमाउंट इन्वेस्ट हो और दूसरा कि हर एफडी सेम टाइम गैप में मैच्योर हो। जैसे कि हर 6 महीने में कोई ना कोई एफडी मैच्योर हो या हर साल में या हर 2 साल में सारी एफडियाँ मैच्योर हों। तो जो 2 एफडी के बीच का जो टाइम गैप है वो सेम हो। तो इन 2 चीज़ों के हिसाब से आप खुद की बॉन्ड लैडर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉन्ड लैडर के कंसेप्ट की वजह से हम कितना अपना रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर हाई या लो भी हो रही है एंड हम लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो हमें एक एवरेज रिटर्न लगातार मिलता रहेगा। तो मार्केट फ्लक्चुएशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा।
एंड साथ में अगर हमको लिक्विडिटी चाहिए बीच में, कोई भी फंड्स हमें यूज़ करने हैं, तो हर कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में कोई ना कोई एफडी मैच्योर होने वाली होगी, तो हम वो अमाउंट यूज़ में ले सकते हैं। एंड तीसरा, अगर हम अलग अलग बैंक्स में या अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है कि अगर एक बैंक या एक कंपनी डूब भी गई तो हमारा अमाउंट सिक्योर रहेगा कुछ हद तक। एंड साथ में आपको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम भी होते जा रही है क्योंकि एट एनी टाइम आप इन्वेस्टेड ही हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक. If you like this video, please hit the like button and also share this video among your friends and your family members, and comment down below what are your suggestions for my next videos, and subscribe and hit the bell icon so that you can get informed whenever I upload a new video. So that's it for today. This is Himanshu Sharma. Have a nice day.